अंतरिक्ष में दिखने वाली अनजान अजीब चीजें। शटल एस्ट्रोनॉट्स ने कहा है कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं जिनका शायद एलियंस से संबंध हो। मंगल ग्रह की सतह पर दिखने वाले अजीब ढांचे। कुछ नासा साइंटिस्ट का कहना है कि ये सब लाइट और शैडो का खेल है। और चांद पर किसी खास गुप्त चीज की तलाश। क्या चांद पर पहले पहुंचने की दौड़ उस टेक्नोलॉजी तक पहले पहुंचने की दौड़ थी जो एलियंस ने चांद पर छोड़ी थी? क्या नासा ब्रह्मांड के बारे में जितना जानता है सब बता रहा है, या वो हमें किसी कड़वे सच से बचा रहा है? ब्रूकिंग्स रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है, किसी को बताना नहीं। अगर बता दिया तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन बुरी तरह से हिल जाएगी। भारत में और दूसरे कई देशों में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर आते थे, लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियंस की वजह से ही हमारा इतिहास इतना रहस्यमयी है? क्या हम वाकई एलियंस के वंशज हैं? अगर हाँ, तो क्या हमें इसके सबूत नासा की वजह से मिलेंगे? नासा कनेक्शन। वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहाँ चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? एंशिएंट एलियंस। जुलाई सन 1969। कॉन्टैक्ट लाइट्स ठीक है, इंजन्स रुक गए हैं, हम तुम्हें सुन पा रहे हैं ईगल। ट्रैंक्विलिटी बेस, ईगल ने लैंड कर लिया है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज ऑल्ड्रिन चांद पर उतरने वाले पहले मनुष्य थे। इंसानों का एक छोटा कदम इंसानियत के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ है। हम भी वहाँ एलियंस थे। सीढ़ी से चांद पर उतरे थे 20 जुलाई 1969 को। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे जीते जी हमें स्वर्ग के दर्शन हो गए हों। हम चांद तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि हम में हिम्मत थी। हम जोखिम उठाने को तैयार थे और हमारे प्रेसिडेंट हमेशा हमारे साथ थे। मैं अपोलो मिशन से जुड़े हुए लोगों को हीरोज कहता हूं, सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को नहीं, बल्कि उन सैकड़ों हजारों लोगों को भी जिन्होंने उसे सफल बनाया। उनका फैसला अटल था, उनकी प्लानिंग परफेक्ट थी। वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहे और फाइनली उन्होंने कर दिखाया। वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वो ह्यूमन हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट थी। ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस से बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ट्रैंक्विलिटी बेस बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा है। 2.5 घंटों से भी ज्यादा वक्त तक आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन चांद पर खड़े थे। वीडियो ट्रांसमिशंस के जरिए दिख रहा था कि वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स पत्थर के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने तस्वीरें खींची और चांद की मिट्टी में अमेरिका का झंडा भी गाड़ा। वीडियो कैमरा में तो यही सब कैद हुआ, लेकिन क्या कैमरा बंद करके भी उन्होंने वहां कुछ गुप्त कार्य किए थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज का तो यही मानना है। जब अपोलो 11 पहली बार चांद पर उतरा था तो उन्होंने चांद की कुछ खास जगहों की ही जांच की थी, और जब वो चांद की परिक्रमा कर रहे थे तो कुछ खास एरियाज ही थे जिन्हें वो गौर से एग्जामिन कर रहे थे और तस्वीरें खींच रहे थे। मन में ये सवाल आता है कि क्या नासा ने पहले से उन जगहों को चुन रखा था, और उन्होंने उन जगहों को इसलिए चुना था क्योंकि उन पर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स बने थे जो जाहिर है नेचर ने नहीं बनाए होंगे, और उन्हें ये पहले से पता था। नासा के रिकॉर्ड्स के मुताबिक पहली लूनर लैंडिंग के लिए चांद का सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम का क्षेत्र इसलिए चुना गया था क्योंकि उस क्षेत्र की सतह चपटी थी। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उस क्षेत्र को इसलिए चुना गया था क्योंकि उस तारीख पर उस क्षेत्र के कोऑर्डिनेट्स ओरायन नक्षत्र के तारों के अनुकूल थे। लैंडिंग साइट चुनने की उनकी एक पूरी प्रक्रिया थी।
पहले उन्होंने तारीख चुनी और लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड तय किया और फिर उन्होंने लैंड करने का वक्त तय किया। ये सब तय हो जाने के बाद उन्होंने लैंड करने का एरिया चुना। जिस शख्स ने सारे अपोलो लैंडिंग डेट्स और लैंडिंग टाइम्स चुने थे, जिसमें अपोलो 11 मिशन भी शामिल है, उनका नाम फरूक अल्बाज था। और इत्तेफाक से उनके पिताजी प्राचीन इजिप्शियन स्टार रिलीजन के एक्सपर्ट थे। प्राचीन मिस्र की मान्यताओं के मुताबिक ओरायन बेल्ट के ठीक नीचे किए जाने वाले समारोह से एक पवित्र माहौल पैदा होता है और उस माहौल में इंसान मिस्र देव ओसाइरिस से संपर्क कर सकते हैं। प्राचीन मिस्रवासी यानी इजिप्शियंस के लिए ओरायन नक्षत्र मिस्र देव ओसाइरिस को रिप्रेजेंट करता था और सीरियस तारा ओसाइरिस की पत्नी गॉडेस आइसिस का ही रूप माना जाता था। ये दोनों मिलकर आसमान पर राज करते थे और मिस्र के लोगों की जिंदगी आसमान में हो रहे उनके रोटेशन, मूवमेंट और पोजीशन के हिसाब से चलती थी। अपोलो 11 जिस दिन और जिस वक्त पर चांद पर उतरा था, उस वक्त ओरायन के 3 सबसे ब्राइट स्टार्स होराइजन पर थे और चांद पर उतरने के ठीक 33 मिनट बाद बज ऑल्ड्रिन, चांद पर चलने वाले दूसरे इंसान, जो एक 33 डिग्री स्कॉटिश राइट फ्रीमेसन यानी एक गुप्त संस्था के सबसे ऊंचे दर्जे के सदस्य थे। उन्होंने चांद पर स्पेसक्राफ्ट में ही नील आर्मस्ट्रांग के साथ ब्रेड ब्रेकिंग सेरेमनी परफॉर्म की थी। उन्होंने ग्लासेस में वाइन डाली, ब्रेड तोड़ा और उसके कुछ हिस्से किए। ये एक तरह की रिलीजियस सेरेमनी है। उन्होंने ये जो कम्युनियन परफॉर्म किया था, वैसे तो उसे कैथलिक्स भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में भी क्रिश्चियनिटी रिलीजन के आने से पहले ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी। उसे तब मिस्र देव ओसाइरिस को चढ़ावा चढ़ाने की प्रथा कहा जाता था। जिस समय हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर लैंड किया, वहाँ ओरायन नक्षत्र, जिसे ओसाइरिस का एक रूप माना जाता है, आसमान के क्षितिज पर ही था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ खास मौकों और खास समय पर कुछ रस्में करने से बाहरी दुनिया के जीवों के साथ संपर्क किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों के जो पंडित वगैरह थे, या तो टेक्नोलॉजी के जरिए या किसी और जरिए से उन नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस से संपर्क करते थे, जिन्हें वो भगवान मानते थे, और उन्हें संपर्क स्थापित करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे हमारे जमाने में एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो स्पेस में जा सकें। एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, एक अमेरिकन फ्लैग और अपोलो 11 मिशन की यादगार निशानी के तौर पर पीतल से बना एक बोर्ड रखाए थे। इन चीजों के अलावा कुछ और चौंका देने वाली चीजें भी थी। एक छोटा बैग जिसमें सुनहरे रंग के जैतून के पेड़ की डाली थी और एक सिलिकॉन डिस्क जिसमें पूरी दुनिया के 73 नेताओं के दिए गए शांति संदेश थे। इन चीजों को चांद पर क्यों रखा गया था? क्या नासा को उम्मीद थी कि कोई उन्हें देखेगा या सुनेगा? अपोलो मून मिशन को लेकर कई सवाल उठे हैं। कुछ थियरीज के मुताबिक मून के डार्क साइड पर, यानी जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां बहुत बड़े बड़े शहर थे। उन शहरों के बारे में नासा को पता था और उन प्राचीन शहरों के आर्टिफैक्ट्स लाना ही चांद पर जाने के मिशन का मकसद था। तो क्या ये हो सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स मून से मून रॉक नहीं बल्कि एलियंस की बनाई हुई चीजें वापस लाए थे? अगर एलियंस पृथ्वी पर आए थे और ऐसा हुआ था, तो हमें चांद पर भी उनके सबूत मिलने चाहिए, क्योंकि वो बीच में चांद पर जरूर रुके होंगे। वो जाहिर है स्पेसशिप में आए होंगे, तो उन्हें शिप में फ्यूल भरने के लिए वहाँ रुकना पड़ा होगा। अब वो फ्यूल चाहे कुछ भी हो, कोई रॉ मटेरियल, कोई पत्थर या फिर यूरेनियम, जिससे भी उनकी स्पेसशिप चलती हो, तो हमें चांद पर कुछ ऐसे संकेत ढूंढने चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे अलावा भी चांद पर कोई आया था।